सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 15 मई 2023। विषय है कांग्रेस की जीत एवं भाजपा की हार के मायने। यह आलेख लिखे हैं आशुतोष चतुर्वेदी, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। वैसे तो हर विधानसभा चुनाव में सभी दल पूरी ताकत लगाकर जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव की अहमियत यह बताती है कि भाजपा और कांग्रेस ने अपने शस्त्रागार में ऐसा कोई अस्त्र बाकी नहीं रखा जो न चला हो। मीडिया हर विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया है। यह भी सेमीफाइनल है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव भी सेमीफाइनल बताए जाएंगे। यह सही है कि 2024 से पहले का हर चुनाव आपको लोकसभा चुनाव के एक पायदान नज़दीक ले जाता है। यदि भाजपा इस कर्नाटक चुनाव जीतती है तो उसके लिए 2024 बहुत आसान हो जाता। कर्नाटक का एक और अहम पहलू है कि यह भाजपा के लिए दक्षिण भारत में प्रवेश का द्वार, और अब यह द्वार बंद हो गया है। यदि भाजपा कर्नाटक जीतती तो 2024 के चुनाव का दरवाज़ा विपक्ष के लिए बंद था। इस जीत ने यह दरवाज़ा खुला रखा है। विपक्ष को अब उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी है। यह जीत राहुल गांधी के लिए जीवनदायिनी बनकर आई है। पिछली कुछ हार के बाद गांधी परिवार अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था और उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। लगातार हार के बाद कांग्रेस हिमाचल में जीती जरूर, पर यह छोटा राज्य है, इसलिए इस जीत से माहौल नहीं बना। लेकिन कर्नाटक में जीत बड़ी उपलब्धि है। माना जा रहा है कि यह जीत राहुल गांधी को स्थापित कर देगी। कांग्रेसी नेताओं ने जीत का श्रेय राहुल गांधी को देना शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमर्श में राहुल गांधी की पदयात्रा स्पष्ट विजेता साबित हुई है। नतीजों के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी, उसमें 15 में से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, जबकि जनता दल यानी सेक्युलर को 3 और भाजपा को 2 सीटें मिली हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की नींव रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस चुनाव में पार्टियों के तर्कस में जितने की भी तीर थे, उन्होंने चलाने में उन्होंने परहेज नहीं किया। नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा के उपयोग ने चुनाव का माहौल खराब किया। चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के नेता मराठों मंदिरों में जाकर मत्था टेक रहे थे। समुदायों को आरक्षण का वादा किया जा रहा था, तो दूसरी ओर परिवारवाद चरम पर नजर आया। भाजपा के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एस.आर. बोम्मई के बेटे हैं। भाजपा के बड़े नेता येदियुरप्पा के बेटे बी.वाई. विजयेंद्र और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे चुनाव मैदान में थे। जनता दल यानी एएस ने तो गजब कर दिया था। जेडीएस नेता देवेगौड़ा के परिवार के 6 सदस्य चुनाव मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान जहरीले सांप, विषकन्या और नालायक जैसे टिप्पणियों से सार्वजनिक बयानबाजी का घटता स्तर स्पष्ट नजर आया। कांग्रेस घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात आई तो बजरंगबली सभी चुनावी मुद्दों पर हावी हो गए। विहिप और बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल कर्नाटक में 600 से 700 मठ हैं
उनका थोड़ा बहुत राजनीतिक इस्तेमाल होता था आया है, लेकिन अब वे राजनीतिक के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। लेकिन इस बार मठों को अपने पक्ष में करने की जो होड़ लगी वैसा पहले कभी नहीं हुआ। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लगभग 400 मठ हैं, तो बोंकलिंगा समुदाय से जुड़े करीब 150 मठ हैं। कुरबा समुदाय से जुड़े लगभग 80 मठ हैं। हर राजनीतिक दल का नेता, चाहे वह भाजपा का हो या कांग्रेस का, मठों का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर मठों की तरफ दौड़ लगा रहा था। नतीजतन अब मठ के महंत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चुनावी दौड़ में असली मुद्दे पीछे छूट गए। यह देश का दुर्भाग्य है कि अब चुनाव जमीनी मुद्दों पर नहीं लड़ते जाते। अब किसानों की समस्याएं, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की स्थिति, राज्य का विकास जैसे विषय मुद्दे नहीं बनते, बल्कि भावनात्मक मुद्दों को उछाला जाता है। निश्चित रूप से लोगों की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ी। भाजपा नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री बम्बई ने कहा कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। बीएस येदियुरप्पा ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हार जीत भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है। 2 सीट से शुरुआत कर भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कार्यकर्ताओं को दुखी होने की जरूरत नहीं है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में ऐसे संकेत मिल रहे थे कि भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि काफ़ी पहले से ही भाजपा में आंतरिक कलह की खबरें लगातार आ रही थीं। रही सही कसक टिकट वितरण ने पूरी कर दी। कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया। जो खबरें सामने आई हैं, उनके अनुसार लगभग 15 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा के बागी नेताओं ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बम्बई सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। चुनाव से कुछ समय पहले ही एक भाजपा विधायक के बेटे को रंगे हाथ पकड़ा गया था। एक ठेकेदार ने सरकार पर 40% कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। विश्लेषकों का मानना है कि 40% कमीशन का आरोप भाजपा की कर्नाटक सरकार पर चिपक गया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी तक ने इस मुद्दे को उठाया। इस चुनाव में दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई का भी असर नजर आया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कर्नाटक की सहकारी नंदिनी दूध का मसला जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने एक तरह से यह साबित करने की कोशिश की है कि भाजपा गुजरात की सहकारी संस्था अमूल को बढ़ावा दे रही है, जबकि कर्नाटक के गौरव नंदिनी दूध को किनारे किया जा रहा है। कर्नाटक में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया था। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का वादा कर दिया। ऐसा लगता है कि इस वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया और लिंगायत से लेकर दलित मतदाताओं तक ने कांग्रेस का साथ दिया। अगला आलेख है मध्य पूर्व में भारत। ऐतिहासिक रूप से भारत और मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों, मिस्र, इजराइल आदि के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में मजबूती आई है। उल्लेखनीय है कि भारत ईरान और 5 मध्य एशियाई देशों के साथ भी निकटता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। मध्य पूर्व में भारत और अमेरिका के परस्पर सहयोग में भी गति आई है। इस दिशा में I2U समूह का गठन बड़ी पहल है, जो कुछ समय से कार्यरत है। इसमें भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल शामिल हैं।
पिछले साल इस समूह की बैठक में भारत और मध्य पूर्व के संपर्क घनिष्ठ करने के लिए रेल, सड़क और समुद्री मार्ग का नेटवर्क बनाने का विचार आया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष पदाधिकारियों के साथ बैठकर यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर चर्चा की है। इस पहल का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है कि उक्त बैठक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी भागीदारी की। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब I2U2 समूह का सदस्य नहीं है, क्योंकि उसके और इजराइल के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। हाल के वर्षों में अमेरिका की कोशिशों से अरब देशों और इजराइल के आपसी रिश्तों में बड़ा सुधार आया है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी संपर्कों में तेजी आई है। ऐसे में भारत द्वारा रेल, सड़क और समुद्री मार्गों का नेटवर्क विकसित करना वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेषकर पश्चिमी और दक्षिणी एशिया की आर्थिकी के लिए बड़ा कदम साबित हो सकता है। मध्य एशिया और इजराइल के साथ चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और पूंजी निवेश के माध्यम में चीन मध्य एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास लंबे समय से कर रहा है। विश्लेषकों का आकलन है कि I2U समूह के माध्यम से हो रही यह पहल भविष्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र और मध्य पूर्व एशिया में चीन के दावेदार को बढ़ने से रोकने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। चीन मध्य और मध्य पूर्व एशिया से होते हुए यूरोप तक अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बेल्ट रोड परियोजना को विस्तार दे रहा है। स्वाभाविक रूप से इससे उसका राजनीतिक, कूटनीति और सामरिक प्रभाव बढ़ा है, पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं चीनी कर्ज के दबाव में भी आ रही हैं। इस स्थिति में संतुलन स्थापित करने में भारत और I2U समूह की पहल महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अगला आलेख है कर्नाटक चुनाव से निकलते संदेश। यह आलेख लिखे हैं रशीद किदवई, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। कोई भी चुनावी नतीजा अहम होता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई। भाजपा ने जहां हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी के शासन से होने वाले लाभ जैसे मुद्दों पर अपना प्रचार केंद्रित किया, वहीं कांग्रेस ने मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी हटाने तथा समाज के गरीब तबकों के लिए कल्याण योजनाओं को लाने का जोर शोर से उठाया। कांग्रेस के पास न जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होने के साथ साथ राज्य में अनुभवी नेतृत्व है। भाजपा में ऐसे नेतृत्व का अभाव था। पार्टी ने पहले येदियुरप्पा को आयु के आधार पर किनारे किया, फिर उन्हें वापस बुला लिया गया। वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार या उम्मीदवार नहीं थे। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 75 साल से अधिक आयु के नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाने की भाजपा की नीति कितनी कारगर है। अगर कोई नेता स्वस्थ है और उसमें योगदान देने की क्षमता है तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। इस चुनाव में जिस प्रकार एक समुदाय विशेष को निशाने पर लिया गया और उसे कटघरे में खड़ा किया गया, उसे राज्य की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि वह सत्ता में आई तो बजरंग दल जैसे संगठनों पर पाबंदी लगाई जाएगी, जिनके खिलाफ कई आरोप हैं। इस वादे को सांप्रदायिक रंग देते हुए बजरंगबली से जोड़कर दिखाया गया। जनता ने ऐसी राजनीति को खारिज कर दिया है। दुनिया भर में कट्टरवाद, आतंकवाद और नफरत फैलाने वाले समूह धार्मिक प्रतीकों और बातों को अपना जरिया बनाते हैं, पर वास्तव में इनका धर्मों की मूल अवधारणाओं और संदेशों से कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे लगता है कि कर्नाटक ने इस बात को बखूबी समझा है। कर्नाटक की बहस में एक अहम पहलू पर कम ही ध्यान दिया जाता है, वह है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का व्यक्तित्व। कांग्रेस अध्यक्ष अपने गृह प्रदेश में चुनाव जीते। यह बात भले सामान्य लगे, पर यह अब से पहले बहुत पुरानी बात हो गई थी।
राजीव गांधी जब अध्यक्ष थे तब उत्तर प्रदेश में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। पीवी नरसिम्हा राव के अध्यक्ष रहते यही हाल आंध्र प्रदेश में हुआ था। सीताराम केसरी के दौर में बिहार कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सका था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, हम सब जानते हैं। विधानसभा के आगामी चुनावों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पहले भी चुनाव हारती रही है, पर उसका मनोबल नहीं टूटता था और उसे लगता था कि सत्ता में उसकी वापसी हो जाएगी। लेकिन 2014 के बाद उसका हौसला लगातार पस्त होता गया। इस मनोदशा से निकालना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी है। पार्टी ने इस चुनाव में जनता दल यानी एस या किसी भी दल से कोई घोषित समझौता नहीं किया गया था। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी शक्ति बढ़ेगी। राजस्थान में कांग्रेस की मुख्य समस्या पार्टी के भीतर ही उठापटक ही है, भाजपा नहीं। इन राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है। अनेक राज्यों की स्थिति बदल रही है। जैसे पिछले आम चुनाव में कर्नाटक में 28 सीटों में से 24 सीट पर जीत मिली थी। अगले साल वह कम से कम 15 सीटें खो सकती हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में संभावित है। यह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। जीत हार के विश्लेषण से परे हमें राजनीति के उस दुर्भाग्यपूर्ण पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश, राज्य और जनता के असली मसले राजनीतिक बहस के केंद्र में नहीं आ पाते हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद भी हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारी राजनीति का नैरेटिव बदल जाएगा। भाजपा को अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा है और वह उससे पीछे नहीं होगी, लेकिन उसे आत्ममंथन करना चाहिए। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने करीब 200 उम्मीदवार खड़े किए थे, पर अरविंद केजरीवाल ने वहां कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी उन्हें मदद का वादा किया था, पर वे भी चुप रहे। लेफ्ट और अनेक छोटे दल भी शांत रहे। ऐसी रणनीतियों पर अन्य राज्यों में भी काम हो सकता है, जो भाजपा के लिए घातक सिद्ध होगा। केंद्र सरकार ने जिस तरह से विभिन्न पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे उन दलों का कांग्रेस के साथ एक समझदारी बन रही है। भाजपा के विरुद्ध बड़ा मोर्चा बनाने की कवायद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। खरगे में क्षमता है कि वे कांग्रेस के साथ अन्य दलों को जोड़ सकें। आगामी महीनों में स्थितियां और स्पष्ट होंगी। अगला आलेख है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर परिवार के बिना अकेलापन। यह आलेख लिखे हैं क्षमा शर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। परिवार दिवस के बारे में कहा जाता है कि इसे 2007 में कामगारों की सुविधा के लिए बनाया गया था कि कम से कम कर्मचारी वर्ग एक विशेष दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें। साल में एक बार, बाकी 365 दिन बहुत से लोगों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। कुछ दिन पहले अखबार में काम करने वाले एक लड़के ने बताया कि उसका एक दोस्त अपने बच्चे से सप्ताह में एक बार उसी दिन मिल पाता है जब उसकी छुट्टी होती है। जब वह काम से लौटता है, बच्चा सो चुका होता है, और जब वह सोकर उठता है तो बच्चा स्कूल जा चुका होता है। यह हमारे शहरी युवा की हालत है। वह क्या करे? अगर नौकरी नहीं बचाता है तो वह आय कहाँ से आएगी जिससे परिवार चलता है। कागजों में परिवार दिवस मनाने की घोषणा कर भी दी जाए तो भी हमारे परिवारों की ज़मीनी हालत अच्छी नहीं है।
पिछले 100 सालों में जितने हमले परिवार नामक संस्थान पर दुनिया भर में हुए हैं, शायद किसी और पर नहीं। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गौर की पत्नी 1993 से परिवार की वापसी का अभियान चला रही हैं, मगर इससे कोई खास लाभ होता नहीं दिखाई देता। वैसे भी जब चारों तरफ से हमले बोलकर आप किसी संस्था को नष्ट करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ असर तो होता ही है। स्त्री विमर्श परिवार को अपना सबसे बड़ा शत्रु और आफत का कारण मानता है। वह परिवार को स्त्रियों के शोषण की सबसे बड़ी संस्था कहता है। लेकिन सचमुच क्या परिवार सिर्फ शोषण का कारण है? दिलचस्प यह है कि बहुत सी स्त्रियां जो मंच पर चढ़कर परिवार को गाली देती हैं, उसे जी भर कोसती हैं, वे भी निजी तौर पर अपने परिवार के साथ, पति की कमाई सुविधाओं के साथ चैन की जिंदगी जीती हैं। सबसे चकित करने वाली बातें उन फिल्मी हीरोइनों की लगती हैं जो खुद को बहुत सशक्त बताती हैं, यह बताते हुए कि वे न किसी उत्पाद की ब्रांडिंग करती रहती हैं। इसमें से अधिकतर खुद को प्रखर स्त्रीवादी कहती हैं। ये लड़कियों से कहती हैं कि उन्हें अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, लेकिन खुद अपना जीवन परिवार की शर्तों पर जीती हैं। अपने परिवार और बच्चों को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। है ना दोहरी बातें? अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। वैसे भी यह सच है कि आप जितनी सनसनीखेज बातें करते हैं उतनी ही लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। अरसे से बहुत से विमर्शकार ऐसा कर रहे हैं। वे परिवार की आलोचना जब करते हैं तो कभी यह नहीं बताते कि क्या परिवार जैसा दूसरा कोई सिस्टम अब तक विकसित किया जा सका है जहां सबकी जगह हो। अब तक तो शायद नहीं। एक परिवार में जहां माता पिता, दादा दादी, पुत्र पुत्री, बधू, बहन, भाई, चच्चे सब रहते थे, आज इन सब के लिए अलग अलग विमर्श मौजूद हैं। बूढ़ों के लिए काम करने वाली संस्थाएं कहती हैं कि इस उम्र में अकेले कैसे रहें, उन्हें परिवार चाहिए। सोचें कि लगातार दिखाई जाने वाली अकेलेपन की सुंदर तस्वीर बुढ़ापे में किसी को नहीं चाहिए। इस तरह बच्चों के लिए काम करने वाले कहते हैं कि यदि बच्चों का सही विकास चाहिए तो उन्हें परिवार की सुरक्षा देना आवश्यक है। जिन दिनों मामूली बातों पर परिवार टूट रहे हों, माता पिता अलग हो रहे हों, बच्चे भी जिनके कदम न रोक पा रहे हों, ऐसे में परिवार की सुरक्षा की बातें कौन करे? बूढ़ों और बच्चों दोनों के लिए काम करने वाली संस्थाएं कहती हैं कि इन्हें परिवार चाहिए, बिना परिवार के इनकी दुर्दशा है। स्त्री विमर्श कहता है कि उसे परिवार नहीं चाहिए। दरअसल जो युवा है उसे किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उसे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, जिसे अपनी शर्तों पर जीना कहा जाता है। वह एक तरह का यूटोपिया ही है, लेकिन उसके भ्रम में रहता है पर जैसे ही उम्र बढ़ती है, डर लगने लगता है कि अब आगे की जिंदगी का क्या होगा। अगर परिवार को युवावस्था में ही संवारा होता, उसका महत्व समझा होता, अकेलेपन को सेलिब्रिटी न किया होता, तो बुढ़ापे में अकेलेपन से जूझने की नौबत नहीं आती। मेरी ये विचार ओल्ड एज होम में रहने वाली बहुत से लोगों की बातें सुनकर बने हैं। घर के पास के ओल्ड एज होम में मेरा अक्सर जाना होता है। वहाँ रहने वाले वे नहीं हैं जिनके पास कोई आर्थिक अभाव है। बहुत से लोग उच्च पदों से रिटायर्ड हैं। बच्चों भी बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं, लेकिन कई रिटायर्ड लोग बच्चों के पास नहीं रहना चाहते, तो बहुत लोगों की जिम्मेदारी बच्चे नहीं उठाना चाहते। भाग्यशाली हैं कि उस ओल्ड एज होम में रहते हैं, जहां हर तरह की सुविधा है। देखने के लिए 24 घंटे डॉक्टर हैं, खाना पकाने वाले हैं,
लेकिन और अकेलेपन इन बुजुर्गों को परेशान करता है। बच्चे कई बार मिलने भी आ जाते हैं। बहुत से लोगों के बच्चे विदेश में रहते हैं, तो आना कभी कभार ही होता है। सारी सुविधाएं होने के बावजूद बुजुर्ग अकेलापन भुगत रहे हैं। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, या वे अलग हो गए हैं, या बच्चे घर से भाग गए हैं, वे भी अकेलेपन की पीड़ा से मुक्त नहीं हैं। यह सोचा जाना चाहिए कि यह पीड़ा अकेलापन की पीड़ा कैसे दूर हो। अगला आलेख है जी सम्मेलन और वैश्विक स्वास्थ्य को प्राथमिकता। जापान की अध्यक्षता में इस सप्ताह हिरोशिमा में G7 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन वैश्विक स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए जापान अमेरिका के बीच गहन सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण होगा। ये दोनों ही क्षेत्र लंबे समय से दोनों शक्तियों की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रहे हैं, जो मानवीय गरिमा के लिए उनके साझा सम्मान पर आधारित है। इन दोनों क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के बढ़ने से हमेशा के लिए एक मजबूत द्विपक्षीय गठबंधन का निर्माण होगा। अमेरिका जापान गठजोड़, जो बीते 70 वर्षों से अधिक समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व सुरक्षा का आधार रहा है, वह आज भी उतना ही मजबूत है। अपनी रक्षा व्यवस्था और गठबंधन को मजबूत करने के लिए जापान द्वारा तेजी से किए गए सक्रिय प्रयास भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। दोनों सहयोगी क्वाड यानी भारत ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को भी नए स्तर पर ले गए हैं, जो दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा शुरू की गई मुक्त व खुले हिंद प्रशांत दृष्टिकोण पर आधारित है। अब समय आ गया है कि हम अपने वैश्विक सहयोग, विशेषकर स्वास्थ्य सुरक्षा और लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए इस गठबंधन की शक्ति को बढ़ाएं। संक्षेप में कहें तो कार्यसूची में जो दोनों विषय हैं वे हैं स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और न्याय। ये दोनों ही विषय अमेरिका और जापान की मानवीय गरिमा के प्रति साझा प्रतिबद्धताओं के केंद्र में हैं। हिंसक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और अनैच्छिक प्रवासन सहित आज की परस्पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक मानदंड एक दूसरे को सुदृढ़ कर रहे हैं। यही कारण है कि वैश्विक स्वास्थ्य के चैंपियन के रूप में किशिदा सहित जापान ने हिरोशिमा G7 सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य को प्राथमिकता के मुद्दे के तौर पर पहचाना है। अगला आलेख है युवाओं में नशाखोरी की लगी लत। युवाओं में नशाखोरी की लत लगती जा रही है। इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, अब दबाव, तनाव, खालीपन और बदलती सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति के कारण वे नशे के शिकार हो रहे हैं। नशे में पान, गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम, शराब समेत अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। युवा वर्ग को नशे से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। युवाओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार को भी इसके प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाना चाहिए। अगला आलेख है घरेलू हिंसा के झूठे केस से परेशानी। महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं, पर यह भी सच है कि कई मामलों में पुरुष को फंसा भी दिया जाता है। एक गैर सरकारी संस्था के सर्वेक्षण के अनुसार झूठे मुकदमे में कई पुरुषों से जेल में हैं। खासकर कई पुरुष वर्षों से जेल में हैं, खासकर वह पुरुष जो एकल परिवार के हैं। यहाँ सिर्फ पति और उसके बच्चे रहते हैं। छोटी मोटी बातों पर भी औरतें घरेलू हिंसा का केस कर पुरुषों को जेल भिजवा देती हैं। घरेलू हिंसा के शिकार ऐसे पुरुषों को भी न्याय मिलना चाहिए। हालांकि इसके लिए मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाएं हैं, पर वह भी कुछ कर नहीं पाती। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।